चलिए, हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, इनग्रेविंग्स, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टडी करने में, समझने में। उनका अपने लैंडस्केप के साथ क्या रिलेशन था, एनिमल की क्या इम्पोर्टेंस थी, मैन एंड एनवायरनमेंट में संबंध कैसा था, इन चीज़ों को हमने समझा। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। कल के लेक्चर के अंतिम भाग में हमने एक्यूलियन साइट्स के बारे में जिक्र किया था, यानी कि एक्यूलियन पीपल के बारे में। हमने आपको बताया था कि ये लोअर पैलियोलिथिक फेज से बिलोंग करते हैं। लगभग 15 लाख वर्ष पुराने इनके साक्ष्य, इनके एविडेंसेस हमें मिले हैं कि ये एग्जिस्ट किया करते थे भारत में। उस समय में इनका जो होमिनिन ग्रुप था वो होमो इरेक्टस हुआ करता था, ना कि होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की दिशा में हमने देखा जब शोध हुए तो जो अब तक की हमारी अवधारणा थी कि जो ब्रेन हमारा डेवलप हुआ है इस फॉर्म में, जो होमो सेपियन का दौर है, ये 50,000 साल पहले का है। लेकिन 1991 के बाद हुए शोध से ये तथ्य बदल गए और ऐसा माना गया कि इस लेवल जो आज का मौजूदा आपका ब्रेन है और जो ये होमो सेपियन है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो 50,000 वर्ष से भी पहले लगभग 1.5 लाख वर्ष के अराउंड हुई होगी। इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने कल अच्छे से स्टडी किया। ये बिल्कुल सही है कि हमने ये समझा कि आर्कियोलॉजिस्टों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के छार्ड एरिया से 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो पहले का ह्यूमन स्कल प्राप्त होता है, जिसके कुछ कुछ फीचर्स मॉडर्न भी हैं। हमने ये भी सीखा कि उन्हें इथोपिया से एक कंप्लीट स्केलेटन ऑफ वुमेन प्राप्त होता है, जिसका नाम लूसी रखा गया। इसी शोध के कार्यक्रम के हेतु, इसी शोध का कार्यक्रम मतलब विश्व भर में इस तरह से शोध हो रहे हैं, भारत भी उसमें सम्मिलित है। तो इन्हीं कार्यक्रमों के तहत भारत भी जब अपने पीछे की ओर जा रहा है तो दिन प्रतिदिन हमें नए नए तथ्य प्राप्त होते हैं, नए नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके तहत हमने भी ये कंक्लूड किया कि कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के ईसामपुर नाम के गांव में 15 लाख साल पुराना, यानी कि 1.5 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस थे, होमो इरेक्टस के फॉर्म में। ये हमने एनिमल के फॉसिल से डिराइव किया। हम पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, हम लोअर पैलियोलिथिक के समय के लोगों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस रहता है। ये लोग किन क्षेत्रों में भारत में बसते थे, उनके वहाँ बसने के क्या कारण रहे होंगे, उन्हीं क्षेत्रों से आज पेंटिंग मिलती है। उस क्षेत्र को जितनी अच्छे से, उस इलाके को हम जितने अच्छे से समझेंगे, वहाँ की वनस्पतियों को, वेजिटेशन को, वहाँ के जानवरों को, वहाँ के वेदर और क्लाइमेट सिस्टम को, उतना बेहतर हम पेंटिंग के मैसेजेस को स्टडी कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों के विषय में हमने अच्छे से समझा था। आज हम एक्यूलियन पीपल के बारे में एक तथ्य और पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण तरीका इनको समझने का यही था कि इनके विषय में हमें टूल्स प्राप्त हुए, और वो टूल्स स्टोन के थे। साइट्स होती हैं, यानी कि ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर इनके टूल्स इकट्ठे पड़े रहते हैं। हो सकता है वो फैक्ट्री साइट्स होंगी जहाँ पर ये टूल्स बनते होंगे, हो सकता है ये वहाँ रहते भी हों या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हों, वहीं पर ये टूल्स बनाते भी हों, जहाँ बनते हों वहीं जा कर के रहना शुरू कर दें। तो कहीं हमें हीप्स में भी मिले हैं, लेकिन लार्जर एरिया में स्कैटर्ड भी मिले हैं। आम इंसान के लिए जो शायद रिकॉग्नाइज होने योग्य चीज़ भी ना हो, लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये महत्वपूर्ण है। किस तरह के हैं ये टूल्स, हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मोस्टली ये जो टूल्स बनाए जाते हैं ये स्टोन टूल्स होते हैं और ये बाईफेसेस होते हैं। बाईफेसेस यानी कि उनके डबल फेस होता है, दोनों ही तरफ से प्रयोग हो जाने जैसे होते हैं। अगर इनके विषय में बात करें तो ये बनते किससे हैं? ये टूल्स आर मेड ऑफ फ्लेक्स। फ्लेक्स का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपके पास बड़ा पत्थर होता है, आपके पास बड़ा पत्थर है, उस बड़े पत्थर को आप किसी चीज़ से तोड़ते हैं,
और तोड़ने के बाद उसके जो फ्लेक्स उतरते हैं, उसके जो पर्चे या उसके जो तिछड़े निकलते हैं, उन फ्लेक्स को आप फिर टूल्स में बदलते हैं। उन्हीं फ्लेक्स को बदलने के हेतु आपके सामने ये जो टूल्स मैंने आपको बताए, आपको क्वेश्चन किन्हीं प्रकार से आ सकते हैं कि ये टूल्स किस फेज़ के होंगे। तो ये लोअर पैलियोलिथिक फेज़ के होते हैं। आपको ये भी हो सकता है कि ये टूल्स दे करके फेज़ बता दिया जाए, या टूल्स दे करके होमिनिन ग्रुप पूछ लिया जाए, या टूल्स दे करके ये पूछ लिया जाए ये होमो सेपियन होमो इरेक्टस, या ये टूल्स दे करके ये पूछ लिया जाए ये किसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा फिर कि ये पैलियोलिथिक पीपल के बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिकली लोअर पैलियोलिथिक। तो टूल्स दे करके कई तरह के प्रश्न आपसे करने चाहेंगे, एग्जामिनर आपसे बहुत सी चीज़ें जानना चाहेगा। तो इन टूल्स की अगर हम बात करें तो हैंड एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में हैंड एक्सेस क्या रहता है? हैंड एक्सेस वो टूल हुआ करता था जो एक तरफ से बहुत ही तीखा है। इसे आप इस प्रकार का इमेजिन करें, इसको आप ऊपर से अच्छे से ग्रिप से हाथ में पकड़ लेंगे और आप इसे ज़मीन खोद सकते हैं, यानी कि पेड़ों की जड़ें निकालने के लिए, ट्यूबर्स रूट्स प्राप्त करने के लिए आप इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो पॉइंटेड एंड होता है यूज्ड फॉर डिगिंग आउट ट्यूबर्स एंड रूट्स फ्रॉम द सॉइल। आज भी अगर आप देखें तो बचपन में हम जब खेला करते थे घरों के बाहर, तो हमें जब कंचे खेलने के लिए, या पंजाबी में कहें कि बांटे खेलने वास्ते, जब पिल बनानी होती थी, यानी कि उसमें जिसमें हमें कंचे डालने हैं, तो हम आसपास पड़े नुकीले तीखे पत्थरों को ऐसे पकड़ के उसी की मदद से ऐसे ऐसे फटाफट निकाल लेते थे। या जब हमें क्रिकेट के लिए विकेट्स गोदनी है, तो एक तरह से अगर हम विकेट को भी देखें तो हम क्या करते थे, हम उस विकेट को लेकर के बैट से ठोका करते थे। तो विकेट भी देखिए एक तरफ से पॉइंटेड है और बिल्कुल बाकी बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इन चीज़ों से आप चीज़ों को खोद सकते हैं। ऐसी आकृति के पत्थर अक्सर आपको नदियों किनारे गोल गोल आप देखेंगे तो आपको पत्थर मिलेंगे, है ना। पेबल्स आपके पास होते हैं, उन पेबल्स को बस आपको तीखा करना है, दैट्स ऑल, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये ट्यूबर्स और रूट्स निकालने के लिए, और जो हड्डियों से चिपका हुआ मांस है उसे भी निकालने के लिए, उसके लिए एक और टूल इस्तेमाल होगा, यहाँ पर नहीं। फॉर स्किनिंग द एनिमल्स फॉर देयर हाइड, जैसे कि हमारी ये जो बॉडी है, या आपने कभी अगर चमड़ा बनते देखा होगा, तो ये हमारी स्किन है एक्चुअली में जो ऊपर है, इस स्किन को उतारना ज़रूरी होता है, फिर अंदर से हाइड निकलती है। आई बात समझ में? ये जो त्वचा है इसे उतारा जाता है, अंदर उसके हाइड होती है। दैट हाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस हाइड को, इसको ऊपर से पहले उतार करके सारा सिस्टम जो उतर जाएगा, बाल वगैरह पूरी स्किन सब उतर जाएगी, फिर हाइड रह जाएगा। आप जब देखेंगे तो आपने देखा होगा बाज़ारों में जब आप जाते हैं तो क्या लटका हुआ होता है, जैसे कि गोट है ये लटकी रहती है, या पिग है तो किस फॉर्म में लटकी रहती है, वो उसकी स्किन उतार दी जाती है, उसकी हाइड होती है, स्किन उतरी होती है, और वो जो लटका होता है वो क्या होता है, हाइड की फॉर्म में होता है। तो वो स्किन उतारने के लिए इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद आते हैं क्लेवर्स। क्लेवर्स क्या है? ब्रॉड शार्प कटिंग एज। ये बहुत ही ब्रॉड है और शार्प इसकी एज है। इसका पर्पस क्या है? वो पॉइंटेड था, ये पॉइंटेड नहीं है, ये ब्रॉड है और बहुत ही शार्प है। इसको इमेजिन करें जैसे अगर आपने खेतों में इस्तेमाल किया हो खुरपा या रंबी, ब्रॉड रहती है, शार्प रहती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ब्रॉड है, शार्प कटिंग एज है ऑन वन एंड, यूज्ड फॉर कटिंग द डिज़ायर्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब आपके सामने चाहे एनिमल है तो उसका आपने ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डिज़ायरेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसे काटना है। तो इससे कड़च कड़च करके इसको आप इस तरह से इमेजिन करें, जैसे कारपेंटर जब काम करता है तो वो तेसी का इस्तेमाल करता है, तेसी का इस्तेमाल करता है, वो उसकी मदद से छीलता जाता है उसको, लकड़ी को। तो वो बिल्कुल ये उसी की तरह होती है। आई बात समझ में? तो ये जो भी आपको प्लांट में से या एनिमल से जो ऑर्गेनिक मैटर निकालना है अपनी मर्जी का डिज़ायरेबल, वो सारा आप निकाल लेंगे। ओके, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपके सामने तरबूजा है और आपने उसमें से जितना माल मत्ता निकालना है आप इसकी मदद से निकाल लेंगे।
अमूमन आप ये काम करते हैं, आपने देखा भी होगा, जब आपके पास नारियल होता है तो आप घरों में हैं तो देसी तरीका अपना लेते हैं, पेचकस के साथ भी निकाल लेते हैं माल मत्ता, लेकिन उसकी जगह अगर आप प्रॉपर क्लीवर इस्तेमाल करें तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो क्लीवर है। देखिए, जड़ मिट्टी खोदने के लिए ट्यूबर प्राप्त कर लिया हमने, उसके लिए पॉइंटेड टूल इस्तेमाल किया। अब वो ट्यूबर हमारे पास आ गया, अब उसमें से हमें हमारा मतलब का ऑर्गेनिक मैटर निकालना है। तो अब तो पॉइंटेड मटेरियल नहीं चलेगा, अब तो ब्रॉड होनी चाहिए धार, और बहुत शार्प होनी चाहिए। एक एंड से दूसरे एंड से तो अपन ने अप्लाई करना है। आई बात समझ में? और ये पहला वाला टूल और ये दूसरा वाला, दोनों को आप नोटिस करें हाथ से इस्तेमाल होने वाले हैं ज़्यादातर। ओके, तीसरा है स्क्रैपर। अब आपने स्किन उतार दी, आपके सामने हाइड आ चुकी है, अब आप हाइड से भी आगे बढ़ चुके हैं, अब आप अंदर घुस चुके हैं उसके और ऑर्गेनिक मैटर तक पहुंच गए जो आपने खाना है। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल करें कि आपके पास दांत दिए हैं भगवान ने, वो इन्हीं सब शेप्स के हैं। तो आप नोटिस अब ये करें कि जब आप लेग पीस खाते हैं चिकन का, तो आपके वो दांत इस्तेमाल होते हैं जो पूरी तरह से हड्डी से मांस को छुड़वा लेता है, एक तरह से स्क्रैपर्स। तो अब आप स्क्रैप करेंगे। आई बात समझ में? नाउ यू कैन स्क्रैप इट। तो स्क्रैप जैसे छीलना, स्क्रैप करना जैसे छीलना। तो जैसे कि आप पेंसिल छीलते हो, लकड़ियाँ भी छीली जाती हैं, लकड़ियाँ छील करके कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से इन स्क्रैपर की मदद से हड्डियों से सारा मांस छुड़वाया जाता है। ओके, तो उसके लिए स्क्रैपर्स हैं। ना तो यहाँ पर हैंड एक्सेस चलेगा, ना ही यहाँ पे क्लीवर चलेगा, यहाँ पर स्क्रैपर का काम है। यानी कि आप अपने घरों में देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब पेंटर आपके घर में पेंट करते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ लेकर के वो दीवारों से उस स्क्रैपर से, उसके एक एंड पे लकड़ी लगी होती है, वो उसको इस तरह से हाथ से पकड़ लेते हैं और इस तरह से पेंट उतारते हैं। तो वो जो उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है पेंटर ने, वो स्क्रैपर है। जो उन्होंने पकड़ा है वो क्या है? स्क्रैपर है। तो वही स्क्रैपर का काम जैसे उनके लिए है वैसे इनके लिए भी था। तो देखिए, आज अलग अलग कामों के लिए इस तरह के उपकरण बने हुए हैं। जैसे कि स्क्रैपर आज भी है और लगभग बहुत बड़े पैमाने पे ये इस्तेमाल होता है हर क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था। तो स्क्रैपर का यूज़ करते हैं स्क्रैपिंग द मीट फ्रॉम द बोन्स ऑफ एनिमल और शार्पनिंग अ स्टिक, उसको तीखा करने के लिए, यानी कि स्पीयर बनाने के लिए, स्पीयर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद आते हैं चॉपर। ये बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्क करने के लिए लार्ज साइज़ के ये होते हैं। हैवी ड्यूटी वर्क ये करते हैं एकदम ज़बरदस्त, यानी कि इनका इस्तेमाल करके आप हड्डियों को तोड़ देते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप हड्डियों को तोड़ देते हैं, ये चॉपर होते हैं। और हड्डियों को तोड़ के उनके अंदर जितना भी बोन मैरो है वो सारा का सारा आप पी लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि उसमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो प्रोटीन के सोर्स के तौर पर बोन मैरो का इस्तेमाल बड़े स्तर पे किया जाता था। आई बात समझ में? तो इसलिए इसके लिए चॉपर्स हुआ करते थे। तो लार्जर टूल्स हैं, शार्प एज है एंड मोर रॉबस्ट है टू ब्रेक द बोन्स। डन, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसके लिए इसी तरह का रॉबस्ट टूल हमें चाहिए। एक तरफ से तीखा रहता है, दूसरी तरफ से ये ब्लंट रहता है, तो मार मार करके आप हड्डियाँ वड्डियाँ सब तोड़ देते हैं। एक्चुअली में हुआ तरीका क्या है, पहले हमने फ्लेक्स बनाए, पहले हमारे पास एक बड़ा पत्थर है, उसको तोड़ करके हमने फ्लेक्स बनाए और उन फ्लेक्स को हमने चिप किया है। नोटिस करें, ये चिपिंग प्रोसेस है, तो उसको हमने चिपिंग कर दिया। तो चॉपर चिपिंग सिस्टम जो चल रहा है वो क्या है? चॉपर और चिपिंग। चॉपर चिपिंग सिस्टम मतलब कि ये चॉपर से अगर हम बड़े बड़े हड्डियाँ तोड़ सकते हैं तो इन्हीं चॉपरों से हम बड़े पत्थर भी तोड़ते होंगे। पहले तो विचार करने ये लायक ये बात है कि फिर हड्डियाँ तोड़ने के लिए तो फिर पत्थर तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते होंगे? अपने शरीर से पत्थर तो तोड़ते नहीं होंगे, चॉपर का। तो चॉपर से पहले पत्थर तोड़ के उसके फ्लेक्स निकालो और फिर फ्लेक्स की क्या करते हो? चिपिंग। तो चॉपर चिपिंग पद्धति भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? चॉपर चिपिंग सिस्टम। एक्चुअली में ये हमें क्या हमें ये बताता है कि टेक्निक क्या थी उनकी इन सब टूल्स को प्राप्त करने की, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते थे वो, और उससे पता लगता है कि उनका माइंडसेट क्या था, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, यानी कि चीज़ों को कैसे प्राप्त करते थे और प्राप्त करने के बाद चीज़ें कैसे योग्य बनाते थे खाने के लिए।
तो ये सब आपको पता लगता है कि भाई बड़े तरीका था, उनको जानवर जो हैं उनकी स्किन रिमूव करनी आती थी और वो अब इतने प्रिसाइज थे कि वो अंदर जा कर के जानवर के ऑर्गेनिक मैटर जो डिज़ायरेबल है उसे प्राप्त कर लेते थे। और फिर जब वो एक बार प्राप्त हो जाता था तो उन्हें पता लग जाता था कि ये बहुमूल्य है। इतने बड़े एनिमल में ये हिस्सा, या इतने बड़े ट्री या ट्यूबर या प्लांट या रूट में ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर में गुण योग्य यानी कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन देगा, जो एडिबल है चीज़, वो यही है। तो इसका एक कण मात्र भी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए स्क्रैपर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल है कि पूरा घसीट घसीट करके उसको रिमूव करके पूरा खाएंगे, एक कण भी चिपका नहीं रहने देंगे हड्डी के साथ। तो आज भी आप देखें, आपकी मान्यताओं में ये विचार है कि एक दाना भी बेटा चावल का मत छोड़ो, एक दाना भी अन्न का मत छोड़ो, एक भी दाना वेस्ट मत किया करो। ये आपकी शैली में ही है, आपकी बातों में, आपके कल्चर में। ये कल्चर क्यों, आप कई बार सोचते होंगे एक भी दाना वेस्ट होने से क्या हो जाएगा, ऐसी बातें क्यों मुझे सिखाई जाती हैं? वो इसलिए सिखाई जाती है कि जब इतने बड़े जानवर का शिकार इतनी मशक्क़त से आपने किया हो, और जब इतने बड़े पेड़ में से इतनी मेहनत से आपने एक ट्यूबर प्राप्त किया हो, और उसमें से आपको पता लगे कि इसका खाने योग्य ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इसमें यही है, इतना ही, और इतने में से इतने तक आए हैं हम, और इतनों का पेट भरना है, तो इसके एक एक कण का लाभ उठाना है हमें, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ना। इसके इनफैक्ट उन्होंने तो हर चीज़ का लाभ देख लिया। उन्होंने देखा खा करके हड्डियाँ फेंकते हैं तो ये चाटने आ जाती हैं, फॉक्स आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, ये तो हड्डियाँ ही चाट चाट के मज़े ले रहे हैं, मतलब ये तो तंदुरुस्त है हमसे भी ज़्यादा, ये कैसे हो रहा है? तो फिर देखा हड्डियों में भी कुछ तो है। अगर ये लोग ऐसा खा सकते हैं तो हमें क्या है? अगर हड्डियों को चाटने से इन्हें समर्था मिल रही है तो हमें क्यों नहीं? तो हड्डियों का भी सेवन करना शुरू किया। हड्डियों में भी देखा उन्होंने कि जानवरों में कुछ नरम हड्डियाँ, कुछ सख्त हड्डियाँ। तो नरम हड्डियों को खाना शुरू किया, जैसे कि सख्त हड्डी घुटना, जैसे कि सख्त हड्डी ये, इसके आसपास वो जो नरम नरम माल चढ़ा हुआ है, जिसे हम ग्रीस कह के आज की डेट में आप बुलाते हैं, जैसे कि टेक्निकली कार्टिलेजेस। तो उन्होंने देखा ये जो नरम नरम माल चला है, इसे भी तो आज की डेट में आप देखेंगे जो मुर्गा खाने के शौकीन है वो लेग पीस जब मुंह में डालते हैं, मांस तो खाए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो उन्हें हड्डी और मांस के बीच का एक नरम तत्व मिलता है, सफ़ेद सफ़ेद हड्डियाँ इसलिए नोच रहे होते हैं, वो जो रसा आता है उसमें वो अद्भुत होता है। मैंने कभी सेवन नहीं किया लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ, ये बड़ी चीज़ है। ओके, तो वो रसा उसमें से आता है, वही इन्होंने देखा कि ये तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। तो ये जो इतनी नरम होकर के हमें लाभ दे रही है, हमें शक्ति दे रही है, सख्त वाली हड्डी भी कभी नरम ही रही होगी, फिर वो सख्त हो गई, तो इसमें भी कुछ तो है, फिर इसको भी सेवन करो, इसे फोड़ो, इसमें से निकालो कुछ, तो उसमें से जो निकलेगा वो भी पी जाएगा। तो इस तरह से जीवन चला। एक एक टूल उनके जीवन में विकास को बता रहा है, एक एक टूल। और ये जब एक आर्कियोलॉजिस्ट को नज़र आते हैं वो समझ जाता है ये चॉपर पड़ा है, ये क्लीवर पड़ा है, वो स्क्रैपर पड़ा है, ये हैंड एक्स पड़ा है, और यहाँ पर एक कल्चर था, यहाँ पर एक पूरा का पूरा कल्चर था। लेकिन हम जब वहाँ से गुजरेंगे हमारे लिए वो पत्थर है, लेकिन उनके लिए वो पत्थर नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जीवन था। फिर इसके आगे और बढ़े, देखो यही तो है आपके मटेरियल वर्ल्ड का विकास। जब मैंने आपको कल्चर के बारे में बताया था तो उसमें कॉग्निटिव डायमेंशन और नॉर्मेटिव डायमेंशन के साथ साथ मटेरियल डायमेंशन भी ज़रूरी थी। देखिए टूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके पीछे एक ना एक टेक्निक वर्क करती है, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, और जिसके माध्यम से उनका जीवन बेहतर हो रहा है, वो अब बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो फिर कैसे जीवन चलता? तो इसकी ही वजह से वो आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में। अब इन्हीं का इस्तेमाल वो और चीज़ों के साथ बांध करके इस्तेमाल करने लगेंगे, और भी प्रिसाइज्ड मैनर में यूज़ करने लगेंगे। अब वो इसे तीखा करते 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 इतना तीखा कर लेंगे कि वो इसकी सुई बना लेंगे, और फिर वो चमड़े से चमड़ा जोड़ करके उसको मोटे मोटे सील देंगे, और मोटा मोटा सील करके क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ ये जो जॉइंट होता है हमारे आज भी कपड़ों में, तो यहाँ से एक पड़छा, एक लेयर, एक आगे को फेंक देंगे, एक पीछे को फेंक देंगे, यहाँ पे इन दोनों को सिल देंगे। देखो कितना इजी हो गया। अब जानवर से ऐसी चमड़ी तो नहीं प्राप्त कर सकते कि पूरी सिली सिलाया है आपकी बॉडी में, तो आपको ये टेंशन तो ऑलवेज रहती होगी कि इधर का पेट का इधर का हिस्सा इसका निकालता हूँ और पेट का उधर का निकालता हूँ, तो दो बनते हैं लेयर, यानी कि 2 पीसेज हैं। पहनूँ कैसे मैं? मुझे तो एक कंप्लीट पीस चाहिए। तो वो यही है कि फिर ये वाला पीस पीछे, ये वाला पीस आगे, और यहाँ पर इसे जॉइन करना है। लेकिन उसके लिए जानवर के चमड़े को भेदना है, भेद के दिखाओ, उसको तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी की मुझे लगता है रैक्सीन होगी, इसे उंगली से भेद के दिखाओ।
आज बड़ा आसान है कि अब आप क्या करेंगे, इसको भेद के दिखाओ तो आप तंग हो जाएंगे। अभी क्लास में आपको जो भेदना पड़ेगा, कोई पेन से ट्राई करेगा किसी भी, तो असल में इसे भेदने के लिए आपको सुए की ज़रूरत है। सुआ, तो सुआ लेकर के इसमें घुसेड़ोगे, लेकिन सुए तक हम पहुँचे कैसे? सुआ बनाया किसने? फिर सुए के पीछे पीछे जाओ, पता लगेगा कि तीखी हड्डियों से सुइयाँ बनी। वो सुइयों तक तो तभी पहुँच पाए ना, क्योंकि पहले उन्होंने हैंड एक्स बनाया। हैंड एक्स बनेगा तो सुई तक आएंगे। उसी हैंड एक्स को और चॉप कर करके, चिपिंग कर करके कहेंगे पूरा ही तीखा है, ये भी काम आएगा। और उसका मतलब क्या है? छेदे मार के। पहली वाली सुई इस तरह आज की तरह नहीं होती जिसमें पीछे धागा डाल दिया जाता है, नहीं, उसका काम सिर्फ छेदे मारना है। छेदे मार दिए और अब दोनों पीसेस क्लब किए और उसमें से वो निकाल करके जानवरों की नसें और दूसरे तरह से प्राप्त धागा पेड़ों से या किसी भी तरह से, और उसको एंड में यहाँ पर गठान बांधी। इसलिए मोस्टली ट्राइबल जो क्लॉथिंग है उसमें क्या रहता है, धागे लेसेस गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं गठान मारी होती है। आज मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस में भी है, जैसे कल सिमी ने पहना हुआ था, उसकी आम में था, तो आप निकाल देते हैं डोरियाँ और उसे एक पॉइंट पे गठान मार देते हैं। आई बात समझ में? लेकिन फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा मॉडर्न लाइफ में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इसको टोटली अवॉइड किया गया। इसको सिविलाइज नहीं माना जाता। लेकिन वहीं उसी ब्रिटिश पीरियड के समय में जब वो अमेरिका में गए थे, तो उन्हीं अमेरिका में जब आपने एक सोसाइटी देखी जो बड़े बड़े लेवल पर स्टड फार्म्स रखते हैं या बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से थोड़ा रॉ कैरेक्टर तक ले जाना शुरू किया। तो आप उनकी देखेंगे पेंट साइड से, उनके ऊपर जूते, उनके शर्ट्स, उनकी जैकेट्स, जगह जगह डोरियाँ होंगी, पेंटों पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह डोरियाँ होंगी। तो ये एक बुनियादी जीवन की ओर जाता है, एक रॉ लाइफ की तरफ जाता है। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टिचिंग्स को हर तरह से छुपा देना, स्टिचिंग नज़र नहीं आनी चाहिए, ये मॉडर्न सेंस है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न इन द सेंस व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद द ट्राइबल लाइफ, यानी कि इट इज़ समवेयर अ सिविलाइजेशन, अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, कि जब मनुष्य मॉडर्न हुआ, अर्बनाइज्ड हुआ, जब उसने अपने आप को सिविलाइज्ड कहा, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, तो उसने इस तरह से चीज़ बनाई कि यह दिखनी नहीं चाहिए, इसको हमें छुपाना है इन एनी मैनर। आई बात समझ में? क्लियर? अब हम आते हैं, जब हमने एक्विलियन पीपल, एक्विलियन साइट्स, एक्विलियन टूल्स के बारे में सब समझ लिया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने ये देखा कि इन टूल्स का बहुत महत्व था। आप उनके बौद्धिक विकास का अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं कि वो कैसे अपने सराउंडिंग को टैकल कर रहे थे, सराउंडिंग से प्रभावित भी हो रहे थे। पेंटिंग्स की बात करें तो मैंने कल आपको ये बताया था, किनका नाम बताया था? आर्चिबाल्ड कार्लाइल। मैंने बताया था कि कार्लाइल के द्वारा 1867-68 में सबसे पहले भारत में सुहागी हाट, कहाँ पर था ये? मिर्ज़ापुर में पता लगाया गया था रॉक पेंटिंग का, जो रॉक शेल्टर्स में थी। लेकिन उनकी क्योंकि डेथ हो गई, वो उसे पब्लिश नहीं कर पाए, और उनके मित्रों के पास उन्होंने ये जानकारी छोड़ी थी, जिनका नाम गैटी और V.A. स्मिथ था। बाद में गैटी और स्मिथ ने ये जानकारी छाप दी, लेकिन उसके पहले ही स्पेन के अल्तामीरा से हमें खोज प्राप्त हो गई थी। इसलिए हम ये मानते हैं कि अल्तामीरा की पेंटिंग, लेस्कॉ की पेंटिंग, खासतौर अल्तामीरा की पेंटिंग्स बहुत ही प्राचीन है। वहीं स्पेन के साथ साथ फ्रांस के लेस्कॉक्स, LASCAUX, लेस्कॉक्स लिखा होता है, बोलने में लेस्कॉ आता है, ओके, वहाँ पर भी ये पेंटिंग प्राप्त होती हैं। आप नेट पर जाकर के ये ज़रूर इमेजेस देखें, आपको बहुत क्लैरिटी इस्टेब्लिश होगी। लेकिन ये प्रमाणित है कि भारत में विश्व की सबसे पहले रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं, और वो कार्लाइल के द्वारा की गई हैं। कार्लाइल के बाद इस दिशा में बहुत काम किया इन लोगों ने, जैसे कि कॉकबर्न है, एंडरसन है, मित्रा है और घोष है। ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन क्षेत्रों में काम किया। मैंने आपको कल ही बताया कि भारत में भिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, उसके बाद केरल में हमने देखा था कि केरल के एदाकल की गुफाओं में फॉसेट के द्वारा अर्लीस्ट एनग्रेविंग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, एनग्रेविंग के। और हमने ये भी जिक्र किया था कि कॉकबर्न ने क्या ढूंढा है, आपको पता होना चाहिए। 1881 के अराउंड कॉकबर्न ने भी मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों से कुछ प्राप्त किया था। कॉकबर्न ने एक राइनो की इमेज प्राप्त की थी, और राइनो के फॉसिल्स प्राप्त किए थे, और ये भी प्राप्त किया था कि 3 लोग राइनो का
शिकार कर रहे हैं। ये रोप, ROAP, रोप नाम के गांव से इसका चित्र भी प्राप्त किया। तो इस तरह की जानकारियां हमने डिस्कस की हैं। इन क्षेत्रों से भारत में प्रमाण मिलते हैं, लेकिन खास और ध्यान देने योग्य जानकारी, आप उत्तराखंड जाइए, उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ियों में, द कुमाऊं हिल्स, वहाँ के जो रॉक शेल्टर्स हैं कहाँ पर हैं, कलम देना, कहाँ पर हैं? आप उत्तराखंड में अल्मोड़ा जाइए। कहाँ? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शहर से, डिस्ट्रिक्ट तो अल्मोड़ा है, सिटी भी अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको जाना है। आपको एक गांव मिलेगा बरेचीना। क्या मिलेगा? बरेचीना। ओके, इस गांव में जाना है आपको। यानी कि यहाँ के जो रॉक शेल्टर्स हैं, नदी गुजरती है यहाँ से, कौन सी? सुयाल। कौन सी रिवर है? सुयाल। आज आपको ये पता ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि डेफिनेटली आपने किसी न किसी क्लिप में, किसी न किसी वीडियो या किसी मूवी में पक्का ये चित्र देख रखे हैं। जब आप अपनी किताब में जाके देखेंगे, आपको सब ध्यान आ जाएगा कि आपने ये देख रखा है, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि ये कहाँ है। ओके, तो आपको उत्तराखंड जाना है। क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं? हो सकता है आपको मैच द कॉलम में 4 तरह की पहाड़ियाँ और उनसे जुड़े 4 तरह के तथ्य हों। उनमें जैसे कुमाऊं की पहाड़ियों के साथ जोड़ करके रॉक पेंटिंग के विषय में पूछा गया हो, आपको उसे बताना है। आई बात समझ में? तो रॉक पेंटिंग। दूसरा, आपको नदियाँ दी जा सकती हैं। तो अमूमन हम ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी में कितनी रिवर्स पढ़ें, यह तो हर बार कुछ ऐसी नदियाँ पूछ लेते हैं जिनको आंसर कर पाना ही इम्पॉसिबल है। एक्चुअली में हमारी सिलेबस में कहीं ना कहीं कमी रह रही होती है, अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं पूछेंगे जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड ही है। अब जैसे वो, आप ज्योग्राफी जितनी भी पढ़ लें, अब जब वो सुयाल नदी के बारे में पूछ लेंगे, आप यहाँ फंस जाएंगे कि ये नदी तो यार ज्योग्राफी में नहीं पड़ी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर आप जिसे जाके नेट पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी सुयाल रिवर, फिर आप देखेंगे तो फेमस ही पड़ी थी। लेकिन ऐसे कितनी रिवर्स पढ़ेंगे आप नेट से फिर, और हर साल कितनी तैयार करके जाएंगे। लेकिन वहीं हम जब क्वेश्चन के कैरेक्टर को देखना चाहें, वो अगर पूछिए तो किसी कारण से पूछिए, उसकी कोई कारण है, उसकी कोई रीजनिंग है। और रीजनिंग यहाँ पर यही है कि वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रॉक पेंटिंग्स हैं, वो हमेशा से हैं, बहुत पुरानी है, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग जाते हैं। आपने अभी हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ा नहीं था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एक सुयाल नदी है जिसके किनारे आपको क्या मिलता है? ये बराचीना गांव जो है, यहाँ के जो रॉक शेल्टर्स हैं, किन वजहों से हैं? क्योंकि कुमाऊं की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ के रॉक शेल्टर्स में आपको चित्र प्राप्त होते हैं। ओके, क्लियर हुई ये कहानी? ओके, अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, मेनली 3 कैटेगरी में मिलती हैं, मैन, एनिमल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। कलर कौन से इस्तेमाल होते हैं? वाइट, ब्लैक और रेड, वही ओचरे कलर जो मैंने आपको बताया था, गेरुआ, तो उसका इस्तेमाल होता है। ओके, ह्यूमन किस फॉर्म में दिखाया गया है? ह्यूमन को मेजॉरली स्टिक लाइक फॉर्म्स में दिखाया गया है। स्टिक लाइक फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है? इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, तो मोस्टली ह्यूमन इसी तरह से स्टिक वर्जन में दिखाया गया है। यानी कि आपको उसके कोई मसल्स नज़र नहीं आएंगे, बॉडी कंटूर्स नज़र नहीं आएंगे, बॉडी शेप प्रॉपर उस तरह से नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि ये ह्यूमन है। तो वो स्टिक लाइक पैटर्न में दिखाया गया है। ये सच स्टेटमेंट्स आर फेवरेट ऑफ सिविल सर्विसेज। इस तरह की लाइंस आपको सिंपली ये पूछा जाएगा, मेन हेडिंग दे दी जाएगी कि पैलेओलिथिक समय की पेंटिंग के विषय में कुमाऊं के कॉन्टेक्स्ट में बताएं क्या करेक्ट है या क्या इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन होगा कि किस किस कैटेगरी में पिक्चर्स हैं, तो उसमें मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हैं। आप कहेंगे स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। दूसरा स्टिक लाइक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट डाल देंगे जो अगर आपने इतना का पढ़ा है, आप एलिमिनेशन बहुत ईजिली कर लेंगे, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के दम पे आंसर कर लेंगे आप। तो ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। मेन एनिमल मोटिव्स, जो एनिमल्स हैं उनके जो चित्र बनाए गए हैं, कौन कौन सो पर फोकस यहाँ पर अधिकतर हुआ है? दैट इज़ लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल्स, जिनकी स्नाउट बहुत ही